हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां अजीत डोभाल की रूस यात्रा पर पाकिस्तान में मची खलबली। जी हां दोस्तों, पूरे पाकिस्तान में हो रही है जमकर चर्चा और लगी है तगड़ी वाली मिर्ची। बताएंगे क्या कहा गया है पाकिस्तान की तरफ से अजीत डोभाल के रशिया के साथ बैठक को लेकर दोस्तों, और साथ ही साथ आपको बड़ी खबर बताएंगे जहाँ पूर्व जासूस प्रमुख का बड़ा दावा। कहा हत्या के डर से पागल पुतिन क्रेमलिन चलाने के लिए कर रहे हैं बॉडी डबल का इस्तेमाल। बताएंगे दोस्तों क्या है ये अब तक का सबसे बड़ा दावा और खुलासा दोस्तों। साथ ही साथ बताएंगे जहां जापान के पानी में फिर घुसा चीनी नौसेना का जहाज। घुसपैठ कर किशिदा सरकार ने चीन को दी बड़ी चेतावनी। जी हां, साथ ही अगर आप भी बाइक चलाते हैं दोस्तों तो आपके लिए चालान से जुड़ी बड़ी खबर और नया अपडेट निकल कर सामने आया है। तो दोस्तों हर तरह की जानकारी आपको भी बताने वाले हैं, तो आराम से बनेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारतीय सेनाओं का जमकर समर्थन करते हैं। मानते कि मेरा भारत महान है और भारतीय सेना पूरे विश्व में नंबर 1 और बेहतर सेना है। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हां, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां अजीत डोभाल के इस बैठक में हिस्सा लेते ही पाकिस्तान में मची खलबली। बता दें रशिया यूक्रेन युद्ध के बीच रशिया के राष्ट्रपति पुतिन के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने 9 फरवरी को मुलाकात की। और इस अजीत डोभाल मॉस्को में अफगानिस्तान पर बहुपक्षीय सुरक्षा को लेकर हुई बैठक में शामिल होने पहुंचे थे, मगर अजीत डोभाल पुतिन की मुलाकात की पाकिस्तान में काफी चर्चाएं हो रही हैं। दरअसल पाकिस्तान ने इस बैठक में हिस्सा नहीं लिया, जिससे लेकर राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि भारत काफी सावधानी से अफगानिस्तान में पाकिस्तान की स्थिति को कमजोर कर रहा है। साथ ही अफगानिस्तान में भारत की नीति पाकिस्तान पर भारी पड़ रही है और वो अलग थलग पड़ता हुआ नजर आ रहा है। गुरुवार को एनएस अजीत डोभाल ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की है। रशिया में स्थित भारतीय दूतावास की ओर से ट्वीट करके बताया गया है कि एनएस अजीत डोभाल ने राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात के दौरान द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर व्यापक चर्चाएं की हैं। भारत रूस रणनीतिक साझेदारी को लागू करने की दिशा में काम जारी रखने पर भी सहमति बनी है। जी हां, गौरतलब है कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल बुधवार को अपने 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर रूस पहुंचे थे। इस मुलाकात पर दुनिया भर के देशों की नजरें बनी हुई है, क्योंकि लंबे समय से रशिया यूक्रेन युद्ध चल रहा है। ऐसे में ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। अब आपको बता दें पाकिस्तान के प्रमुख राजनीतिक विश्लेषक कमर चीमा इस बारे में कहते हैं कि अफगानिस्तान पर बात करने के लिए क्षेत्रीय देशों के एनएसए की ये 5वीं बैठक थी। पाकिस्तान को इस बैठक में कितनी खूबसूरती से हटा दिया गया। आज पाकिस्तान ने ऐसे हालात बना दिए हैं कि सभी देश मिलकर अफगानिस्तान पर बात कर रहे हैं, लेकिन हम पर कोई बात नहीं कर रहा। हम अफगानिस्तान में बड़े स्टेक होल्डर बने फिरते थे, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। तो वहीं अफगानिस्तान पर चर्चा के लिए जब पहली क्षेत्रीय एनएसए की मीटिंग भारत में बुलाई गई थी, तब भी पाकिस्तान ने इसमें हिस्सा नहीं लिया था। जी हां, यानी कि पाकिस्तान की इन बातों से दोस्तों आप साफ समझ पा रहे होंगे कि एनएस अजीत डोभाल जी के रशिया में जाकर के पुतिन से मिलने को लेकर कितनी तगड़ी वाली मिर्ची लगी है दोस्तों, जो ऐसे बयान दिए जा रहे हैं। वहीं पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलूच ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस बैठक में भाग न लेने का हमने इसलिए फैसला लिया क्योंकि हम समझते हैं कि पाकिस्तान अन्य दूसरे मंचों से अफगानिस्तान में शांति बहाली के लिए बेहतर योगदान दे सकता है। यानी कि दोस्तों अंगूर खट्टे हैं वाली स्थिति भी पाकिस्तान से होती नजर आ रही है। जब एनएसए की बैठक में पाकिस्तानी एनएसए को नहीं बुलाया गया दोस्तों, तो अब अंगूर खट्टे जैसे बयान भी दिए जा रहे हैं। बहरहाल आपकी जो भी निजी राय हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा, क्योंकि पाकिस्तान की आज जो स्थिति है दोस्तों, उसका जिम्मेदार खुद पाकिस्तान ही है। अगर आप भी मानते तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा व्हाट्सएप फेसबुक पर। चलते हैं और खबर की तरफ, जहाँ हत्या के डर से पागल पुतिन क्रेमलिन चलाने के लिए कर रहे बॉडी डबल का इस्तेमाल। जी हाँ दोस्तों, ऐसा हम नहीं, पूर्व जासूस प्रमुख ने बड़ा दावा किया है। ये कहकर बता दें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर एक बार फिर आरोप लगा है कि वो क्रेमलिन चलाने के लिए बॉडी डबल का इस्तेमाल करते हैं। दरअसल राजधानी मॉस्को में क्रेमलिन एक प्रकार का किला है, जहां राष्ट्रपति का निवास स्थान है और यहीं से रशिया की सत्ता चलती है। बॉडी डबल का मतलब डुप्लीकेट से है। इसे फिल्मों में दिखाए जाने वाले एक्टर्स के डबल रोल से समझा जा सकता है। पुतिन पर आरोप लगा है कि वो हत्या के डर से हम शक्ल लोगों का इस्तेमाल करते हैं। ये आरोप यूक्रेन के सैन्य और विदेशी खुफिया विभाग के पूर्व प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल वालेरी कोंद्रित्युक ने पुतिन पर लगाया है। उन्होंने कीव पोस्ट नामक अखबार से बात करते हुए पुतिन को पागल और तानाशाह तक करार दिया। पूर्व जासूस प्रमुख ने दावा किया है कि हत्या के डर के बीच व्लादिमीर पुतिन के पास रशिया को चलाने के लिए बॉडी डबल का जखीरा है। उन्होंने दावा किया है कि 2 दशक से ज्यादा समय से सत्ता पर काबिज रूसी नेता अक्सर सार्वजनिक
सैनिक कार्यक्रमों में शामिल होने और हत्या के जोखिमों को सीमित करने के लिए बॉडी डबल का इस्तेमाल करते हैं। कोंद्रतीयुक ने कहा है कि सुरक्षा के जुनून ने पुतिन को पागल बना दिया है। बता दें कि यूक्रेनी सेना के प्रमुख समेत कई यूक्रेनी अधिकारियों ने हाल के महीनों में ऐसे ही दावे किए हैं, जिनमें आरोप लगाया गया है कि 70 वर्षीय व्लादिमीर पुतिन अपनी सुरक्षा के लिए हम शक्लों का इस्तेमाल कर रहे हैं। कोंद्रतीयुक ने कीव पोस्ट को बताया है कि रूसी लोग जो कुछ देखते हैं वो वास्तव में एक हम शक्ल है। जी हाँ, तो ऐसे में दोस्तों सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, इनका दावा अगर सच है तो असली पुतिन आखिर कहाँ है? बता दें 52 वर्षीय पूर्व जासूस ने कहा असली पुतिन उस जगह होते हैं जहां वो एक बड़ी टेबल पर रक्षा मंत्री से मिलते हैं, जहां उनके और सर्गेई शोइगु के बीच की काफी दूरी होती है। कोंद्रतीयुक ने इसी के साथ रशिया यूक्रेन जंग के लिए पुतिन को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि पागल आदमी पुतिन इस युद्ध के पीछे है। यानी कि दोस्तों कोंद्रतीयुक ने क्लियर कह दिया है कि राष्ट्रपति पुतिन एक्शन नहीं लेते हैं, बल्कि उनका डबल चेहरा एक्शन लेता है और वही हर जगह जाकर के मुआयना करते हैं। लेकिन असली पुतिन एक जगह बड़े से टेबल पर बैठ करके नेताओं से मिलते हैं, यानी वो एक सुरक्षित जगह पर महफूज रहते हैं। ऐसे में दोस्तों इनके दावे में आपको कितनी सच्चाई नजर आती है दोस्तों कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। चलते हैं एक और खबर की तरफ, जहां जापान के पानी में फिर घुसा चीनी नौसेना का जहाज। घुसपैठ पर किशिदा सरकार ने चीन को दी चेतावनी। बता दें जापान के जल क्षेत्र में एक बार फिर चीनी नौसेना का सर्वेक्षण जहाज यानी चाइनीज नेवी सर्वे शिप देखा गया। चीनी नौसेना की कथित घुसपैठ पर जापानी सरकार ने गहरी चिंता जताई है और चीन को इस बारे में चेतावनी दी है। जापानी समाचार एजेंसी कोयोदो के मुताबिक जापान के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि चीनी नौसेना का एक सर्वेक्षण जहाज दक्षिणी कागोशिमा प्रांत के एक द्वीप याकुशिमा के पास रविवार यानी 12 फरवरी तड़के देश के क्षेत्रीय जल में प्रवेश करता हुआ देखा गया। जापानी रक्षा मंत्रालय के बयान के मुताबिक चीनी जहाज स्थानीय समय के अनुसार रात करीब 2:30 बजे जापान के जल क्षेत्र में घुसा और तड़के 4:10 पर पश्चिम की ओर रवाना हो गया। क्योदो के मुताबिक जापानी सरकार ने घुसपैठ को लेकर अपनी गहरी चिंता से चीन को अवगत कराया है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां पर इमरान खान ने मारी पलटी, कहा मैं एंटी अमेरिका नहीं, जनरल बाजवा के सिर फोड़ा, बदनामी का ठीकरा। बता दे पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने अमेरिका विरोध पर यू टर्न ले लिया है। उन्होंने दावा किया है कि वो एंटी अमेरिका नहीं है। इमरान खान ने आरोप लगाया है कि पूर्व पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने अमेरिकियों को कहा था कि वो एंटी अमेरिका हैं। ज्ञान की बात बोलते हुए इमरान खान ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध व्यक्तिगत अहंकार पर नहीं होने चाहिए। मेरे बारे में यहाँ से झूठ फैलाया गया, ये अमेरिका से पाकिस्तान आयात नहीं हुआ था। उन्होंने कहा कि अब ये सब बातें पुरानी हो चुकी हैं और हमें आगे बढ़ना चाहिए। इमरान खान ने अप्रैल 2022 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पद से अपदस्थ होने के बाद से ही अमेरिका पर आरोप लगाने शुरू कर दिए थे। उन्होंने सार्वजनिक रैलियों में कागज लहराकर दावा किया था कि उनके पास पाकिस्तानी राजनीति में विदेशी दखलंदाजी का सबूत है। इमरान खान ने दावा किया था कि अमेरिका ने पाकिस्तानी राजदूत को बुलाकर उन्हें सत्ता से हटाने के लिए हड़काया था। उन्होंने विपक्षी पार्टियों की गठबंधन सरकार को आयातित बताकर भी हमला किया था। हालांकि अमेरिका ने इन आरोपों से पल्ला झाड़ लिया था। शनिवार को प्रसारित वॉइस ऑफ अमेरिका इंग्लिश के साथ एक इंटरव्यू में इमरान खान ने देश में आतंकवाद की बढ़ती घटनाओं के लिए पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसी ISI की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया था। जी हाँ दोस्तों, बात करें एक और खबर की, जहां पर यूक्रेन को हथियार बेच रहा पाकिस्तान। रिपोर्ट में खुलासा, कराची से भेजे गए रॉकेट झेलना पड़ सकता है अब पाकिस्तान को रशिया का गुस्सा। बता दे रशिया और यूक्रेन की जंग को 1 साल पूरा होने वाला है। जंग में दोनों देशों की सेनाओं को बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन फिर भी लड़ाई नहीं रुकी। कई देशों की ओर से यूक्रेन को हथियार सप्लाई किए जा रहे हैं। इन देशों में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड शामिल है। तो वहीं अब पाकिस्तान का भी नाम आ गया है। खबर यह है कि पाकिस्तान हुकूमत गुप्त तरीके से यूक्रेन को रॉकेट सप्लाई कर रही है। इसका खुलासा इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट में हुआ है। उस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने कुछ महीने में यूक्रेन को जर्मनी और पोलैंड के रास्ते 10,000 रॉकेट भेजे हैं। रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि फरवरी की शुरुआत में कराची पोर्ट से एक शिप रवाना हुआ था। पहले वो शिप जर्मनी के एमडेन पोर्ट पहुंचा और वहां से पोलैंड होते हुए यूक्रेन पहुंचा। यूक्रेन को हथियार सप्लाई करने की वजह से अब रशिया पाकिस्तान से नाराज हो सकता है। वैसे अभी रशिया ने इस मामले पर रिएक्शन नहीं दिया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि पाकिस्तान की हरकत रशिया को नाराज करने वाली है। जी हाँ, पाकिस्तानी हुकूमत रशिया से सस्ता क्रूड ऑयल लेने की कोशिश कर रही थी, जिस पर पुतिन ने पाकिस्तान को भारत की तर्ज पर सस्ता क्रूड ऑयल बेचने से इनकार कर दिया था। जिसके बाद ये खबर आई है कि पाकिस्तान की ओर से यूक्रेन को हथियार बेचे गए हैं। इसके लिए कराची से भेजे गए शिप में करीब 10,000 रॉकेट लोड किए गए थे, जो मल्टी बैरल लॉन्चर्स के जरिए दागे जाते हैं। ऐसे में दोस्तों इस
इसके पीछे पाकिस्तान का एक और बड़ा प्लान बताया जा रहा है दोस्तों कि वो यूक्रेन को हथियार सप्लाई करके रशिया को मजबूर करना चाहता है कि वो उसको सस्ता तेल प्रोवाइड करे, जिससे कि पाकिस्तान यूक्रेन को हथियार की सप्लाई करना बंद कर दे। यानी एक तरीके से रशिया को झुकाने के लिए पाकिस्तान यूक्रेन की मदद कर रहा है और यूक्रेन को हथियार सप्लाई कर रहा है। बहरहाल दोस्तों, क्या लगता है आपको, क्या पाकिस्तान अपने मंसूबों में कभी कामयाब हो पाएगा और क्या रशिया उनके जाल में फंस पाएगा? दोस्तों, ऐसे में रशिया को क्या जवाब देना चाहिए पाकिस्तान को? दोस्तों कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। देखते क्या कहती है भारत की जनता इस पर। साथ ही साथ बढ़ते हैं एक और खबर की तरफ, जहां पर 30 साल में पहली बार खोला गया आर्मेनिया तुर्की बॉर्डर का गेट। भूकंप पीड़ितों को तेजी से पहुंचाई जा रही मदद। बता दे, तुर्की और सीरिया में विनाशकारी भूकंप के तबाही से दुनिया भर से राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। इस बीच इंसानियत के नाते पिछले 3 दशकों में पहली बार आर्मेनिया तुर्की बॉर्डर गेट को खोला गया है। तुर्की की न्यूज एजेंसी अनादोलू की रिपोर्ट के मुताबिक 30 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है जब दोनों देशों के बीच बॉर्डर गेट को खोला गया है। भूकंप पीड़ितों को मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए सीमा को खोलने को काफी अहम बताया जा रहा है। आर्मेनिया के साथ वार्ता के लिए तुर्की के विशेष प्रतिनिधि सेरदार किलिक ने ट्विटर पर कहा है कि आर्मेनिया का प्रतिनिधि मंडल 100 टन भोजन, दवा और पीने के पानी से लदे 5 ट्रकों के साथ अलीकन सीमा गेट से गुजरा। चलते हैं दोस्तों एक और खबर की तरफ, जहां भारत और रशिया के आर्थिक एवं कूटनीतिक संबंधों पर दुनिया की क्यों है पैनी नजर। बता दें, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आजकल रशिया की यात्रा पर है। जैसा कि हमने शुरू में आपको बताया, उन्होंने रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मॉस्को में अकेले में लगभग 1 घंटे तक चर्चा की दोस्तों, और कोई इतना चर्चा नहीं कर पाया। इस बैठक में दोनों ने द्विपक्षीय मुद्दों के साथ साथ रणनीतिक रिश्तों को और मजबूत बनाने पर सहमति जताई। कारोबारी रिश्तों को भी गति देने सहित एक दूसरे की मुद्रा में द्विपक्षीय कारोबार को लेकर भी आपसी चर्चा की गई। गौरतलब है कि इसी साल मार्च में भारत और रशिया के विदेश मंत्रियों के बीच एक मुलाकात प्रस्तावित है। इस बीच रशिया के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव G20 देशों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए भारत आ रहे हैं। इससे पहले भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने भी नवंबर 2022 में मॉस्को की यात्रा की थी। 2014 में प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद नरेंद्र मोदी ने रूस की यात्रा की थी और राष्ट्रपति पुतिन ने भी भारत का दौरा किया था। दोनों देशों के संबंधों की मजबूती का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि कोरोना काल में राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी ने 6 बार फोन पर भी बात की थी, जबकि 3 मौकों पर दोनों ने वर्चुअल माध्यम से बैठकों में हिस्सा लिया। वैसे में दोस्तों, भारत और रशिया के बीच बढ़ते उनके दोस्ती को पूरी दुनिया नजरें गड़ाए बैठी है। खास करके अमेरिका और पाकिस्तान जैसे देश, उनको लग रहा है कि कैसे न कैसे रशिया के साथ भारत के संबंधों को खराब कर दिया जाए, क्या किया जाए कि भारत के साथ उनके संबंध कम हो जाए। बहरहाल दोस्तों, क्या लगता है आपको, भारत और रशिया के बीच जो घनिष्ठ संबंध है उसको तोड़ने के लिए कौन सा देश हमेशा अग्रसर रहता है? दोस्तों कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। नंबर 1 से नंबर 5 तक 5 देशों के नाम बताइएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां तुर्की में भूकंप के 6 दिन बाद 130 भवन निर्माण ठेकेदार हुए गिरफ्तार। बता दें, दक्षिण पूर्वी तुर्की और उत्तरी सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप के 6 दिनों बाद भी मलबे से कुछ जीवित लोगों के बाहर निकलने जाने के बीच अधिकारियों ने उन 130 लोगों को हिरासत में लिया है या उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं, जो भूकंप से नष्ट हुई इमारतों के निर्माण में कथित तौर पर शामिल थे। तुर्की और सीरिया में सोमवार को आए भूकंप में जान गंवाने वाले लोगों की संख्या 28,000 के पार हो गई है, जबकि कम से कम 80,000 लोग घायल हुए हैं। बचाव अभियान अभी भी जारी है। मलबे के नीचे अब भी दबे लोगों को बचाने के लिए बचाव कर्मी पिछले 5 दिन से कड़ाके की ठंड में लगातार मशक्कत कर रहे हैं। तुर्की के उपराष्ट्रपति फुआद ओकटे ने शनिवार देर रात कहा कि 131 लोगों को हिरासत में लेने के लिए वारंट जारी किया गया है, जिन पर इमारतों के ढहने के लिए जिम्मेदारी होने का संदेह है। तुर्की के न्याय मंत्री ने कहा है कि इमारतों के ढहने के लिए जिम्मेदार लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ आपको बता दें, जहां पर पाकिस्तान में रुला रही है महंगाई, पेट्रोल और चिकन की कीमतों ने तोड़े रिकॉर्ड। शिक्षा, बिजली को लेकर भी टेंशन में आए लोग। बता दें, पाकिस्तान के हालात बेहद खराब है। हालात इतने बदहाल है कि देश की आम जनता सड़कों पर उतर विरोध प्रदर्शन करने को मजबूर हो गई है। बढ़ती महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी है। हालात ये है कि लोग खाने की चिंता कर रहे हैं और शिक्षा और अन्य चीजों के चिंतित हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान के एक सी फूड व्यापारी ने बताया है कि महंगाई के चलते उसकी बिक्री आधी रह गई है। खासकर मध्य वर्गीय लोगों ने बाजारों से दूरी बना ली है और सिर्फ धनी वर्ग ही बढ़ती महंगाई का सामना कर पा रहा है। इसी तरह पेट्रोल पंपों पर भी तेल की बिक्री में खासी कमी आई है। पाकिस्तान में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 262 रुपए हो गई है। निम्न आय वर्ग के लोगों को तो पाकिस्तान में अपना घर खर्च चलाने के लिए भी उधार
लेना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि जिंदगी जीनी बहुत कठिन हो गई है, लेकिन ऐसे हालात में वो कुछ भी कर भी नहीं सकते। पाकिस्तान के किसानों के भी हालात बुरे हैं। बढ़ती महंगाई ने किसानों की लागत को कई गुना बढ़ा दिया है। महंगी बिजली और मजदूरी में आए उछाल से खेती मुनाफे का सौदा नहीं रह गई है। साथ ही बिजली की कमी भी पाकिस्तानी जनता के लिए मुसीबत बनी हुई है। जी हाँ, पाकिस्तान के किसान मोहम्मद राशिद का कहना है कि हमारे पास पर्याप्त खाना नहीं है, ऐसे में बिजली, शिक्षा और कपड़े का इंतजाम कहां से करें। जी हाँ, ऐसे में पाकिस्तान की शहबाज सरकार ने दोस्तों वो स्थिति कर दिया है पाकिस्तान का, जहां से पाकिस्तानी लोगों को सिर्फ संकट के अलावा और कुछ दिखाई नहीं दे रहा। दिन रात उनके परिवार का मेंबर रोता रहता है। दोस्तों ये सच्चाई है और काफी ज्यादा ऐसे वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं ट्विटर पर जो दिखाते हैं कि पाकिस्तान की कितनी शर्मनाक हालत हो चुकी है दोस्तों, और उसकी वजह कोई और नहीं बल्कि खुद पाकिस्तान की ये सरकार है। बात करें एक और खबर की, जहां पर श्रीलंका ने जाफना सांस्कृतिक केंद्र के लिए भारत सरकार का जताया आभार। बता दें, श्रीलंका ने जाफना सांस्कृतिक केंद्र के लिए भारत का आभार जताया है। श्रीलंका के उत्तरी प्रांत के गवर्नर जीवन त्यागराज ने शनिवार को कहा है कि श्रीलंका जाफना सांस्कृतिक केंद्र के लिए भारत सरकार और वहां के लोगों का आभारी है। उन्होंने कहा कि हम इस बंदोबस्ती के लिए सरकार और भारत के लोगों के आभारी हैं। ये कला की दुनिया तक पहुंचता है और जोड़ता है। त्यागराजा ने भारत सरकार के अनुदान से निर्मित जाफना सांस्कृतिक केंद्र के उद्घाटन कार्यक्रम में कहा कि ये केंद्र नई दिल्ली और कोलंबो के बीच बढ़ते द्विपक्षीय और विकासात्मक संबंधों के प्रतीक के रूप में जाना जाएगा। सांस्कृतिक केंद्र के उद्घाटन कार्यक्रम में श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे के साथ ही भारत के सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान ये सांस्कृतिक केंद्र जाफना के लोगों को समर्पित किया गया। चलते हैं दोस्तों एक और खबर की तरफ, जहां तालिबान से ट्रेनिंग पाने वाले पायलट्स का उड़ा मजाक ट्विटर पर शेयर हो रहे हैं मीम्स। जी हाँ, क्या ये प्लेन उड़ा पाएंगे? बता दें, इन दिनों सोशल मीडिया पर अफगानिस्तान से एक तस्वीर खूब वायरल हो रही है। इस तस्वीर में 3 लोग हाथों में सर्टिफिकेट लिए बैठे हुए हैं। असल में ये तीनों तालिबान के पायलट हैं। आप भी देख पा रहे होंगे दोस्तों, उनके हाथ में जो सर्टिफिकेट है वो उनका पायलट लाइसेंस है। इन पायलटों का हुलिया देख लोग सोशल मीडिया पर इनका जमकर मजाक भी उड़ा रहे हैं। असल में इन तीनों ने लंबे बाल, बड़ी हुई दाढ़ी रखी हुई है, साथ ही ये नंगे पैर बैठे हुए हैं। तालिबानी पायलटों की इस फोटो को अफगानिस्तान के एक पत्रकार काबुल खान ने शेयर किया है। उन्होंने फोटो के साथ कैप्शन में लिखा है कि तालिबान एयरफोर्स के तीनों पायलटों को बधाई। उन्होंने आगे लिखा कि इन तीनों ने एक ट्रेनिंग सेंटर से ग्रेजुएशन किया है। तो वहीं इस तस्वीर के सामने आते ही लोग इसको ट्रोल करना शुरू कर चुके हैं। एक यूजर ने लिखा है कि क्या इन लोगों को लैंडिंग करने की भी ट्रेनिंग दी गई है? एक ट्विटर यूजर ने लिखा है कि ये उड़ाने वाले हैं या उड़ा देने वाले हैं। ट्विटर यूजर्स ने तीनों पायलटों की ड्रेस और उनके लुक को लेकर भी खूब मजाक उड़ाया है। दोस्तों, पत्रकार काबुल खान के ट्वीट के जवाब में ढेरों कमेंट्स आए हैं, जिनमें मीम्स और मजाकिया बातें भी पोस्ट कर दी गई है। बहरहाल दोस्तों, इन तीनों को देखकर आप लोग क्या कमेंट करने वाले हैं? कमेंट में जरूर लिखकर बताइएगा। देखते हैं क्या कहती है हमारी भारत की जनता इन 3 पायलटों को, जो सबसे बेहतर पायलट देखने में लग रहे हैं। दोस्तों, पूरे विश्व में ऐसे पायलट नहीं होंगे। क्या कहते हैं आप लोग? बताइएगा जरूर। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां अब कनाडा के एयर स्पेस में दिखी संदिग्ध वस्तु। अमेरिकी लड़ाकू विमान ने इसको भी मार गिराया। बता दें, आसमान में संदिग्ध वस्तु और गुब्बारों के मिलने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है, और इस बार कनाडा के एयर स्पेस में मानव रहित उच्च ऊंचाई वाली संदिग्ध हवाई वस्तु देखी गई, जिसे अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने एक झटके में मार गिराया। व्हाइट हाउस ने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के बीच फोन पर हुई बातचीत के बाद इस संबंध में फैसला किया गया। बता दें कि एक दिन पहले ही अमेरिका ने जो बाइडेन के आदेश पर अलास्का के उत्तरी तट से करीब 40,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे एक वस्तु को मार गिराया था। पेंटागन के प्रेस सचिव ब्रिगेडियर जनरल पैट राइडर के अनुसार उत्तरी अमेरिकी एरोस्पेस डिफेंस कमांड ने शुक्रवार देर शाम अलास्का के ऊपर वस्तु का पता लगाया। जी हाँ, बात करें दोस्तों एक और खबर की, जहां पर ईरानी राजदूत इलाही ने कहा चाबहार बंदरगाह कनेक्टिविटी के लिए गोल्डन गेटवे है। जी हाँ, ईरानी दूतावास में एक भाषण के दौरान ईरान के राजदूत इराज इलाही ने दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक संबंधों पर जोर दिया। इलाही ने नई दिल्ली में शुक्रवार को ईरानी क्रांति की 44वीं वर्षगांठ पर एक सभा को संबोधित कर रहे थे। इलाही ने चाबहार बंदरगाह का खास जिक्र करते हुए कहा है कि चाबहार बंदरगाह को हिंद महासागर से लगे देशों को मध्य एशिया और काकेशस से जोड़ने वाला गोल्डन गेटवे माना जाता है। उन्होंने कहा है कि ईरान में चाबहार बंदरगाह पश्चिमी दिशा में भारत की कनेक्टिविटी के लिए महत्वपूर्ण है और इसका उपयोग पहले अफगानिस्तान को मानवीय सहायता की आपूर्ति के लिए किया जाता था। भारत चाबहार में शहीद बेहस्टी बंदरगाह के पहले चरण का विकास कर रहा है और बंदरगाह को 6 मोबाइल हार्बर क्रेन मुहैया कराए गए हैं। इलाही ने कहा कि हालांकि बाहरी दबावों ने दोनों देशों के बीच
व्यापारिक संबंधों में दिक्कतें पैदा कर दी हैं, लेकिन हम मानते हैं कि भारत की स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी अभी भी इस सहयोग को जारी रखने के लिए सबसे बड़ा समर्थन है। चलते हैं दोस्तों एक और खबर की तरफ, जहां अगले हफ्ते भारत आएंगे अमेरिका के सहायक मंत्री जोफ्री पियाट। बता दें, अमेरिकी ऊर्जा संसाधन सहायक विदेश मंत्री जोफ्री पियाट अगले सप्ताह भारत दौरा करेंगे। इसका मकसद दक्षिण एशिया में स्वच्छ ऊर्जा हस्तांतरण, ऊर्जा सुरक्षा और ऊर्जा तक पहुंच में वृद्धि से संबंधित सहयोग को बढ़ाना है। पियाट 13 से 17 फरवरी के बीच मुंबई, पुणे व नई दिल्ली की यात्रा करेंगे। ऐसे में इनको मोस्ट वेलकम टू इंडिया कहना मत भूलिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और खबर की तरफ, जहां पर एलोन मस्क ने यूक्रेन को दिया सबसे बड़ा झटका। सैन्य कार्रवाई के लिए अब नहीं देंगे इंटरनेट सेवा। जी हां, स्पेस एक्स कंपनी ने ऐसे उपाय किए हैं जिससे यूक्रेन के सेना स्टारलिंक उपग्रह टेक्नोलॉजी का उपयोग न कर सके। ये खुलासा खुद स्पेस एक्स कंपनी के अध्यक्ष ने किया है। विशेषज्ञों के मुताबिक स्पेस एक्स कंपनी के इस फैसले से यूक्रेन की युद्ध योजना को तगड़ा झटका लगा है। रशिया के खिलाफ जारी जंग में यूक्रेन के ड्रोन्स के लिए स्टारलिंक उपग्रह तकनीक का इस्तेमाल अनिवार्य है, जबकि ड्रोन्स युद्ध यूक्रेन का खास हथियार बने हुए हैं। स्पेस एक्स अरबपति एलोन मस्क की कंपनी है जो अपने स्टारलिंक उपग्रह के जरिए इंटरनेट सेवा देती है। पिछले साल यूक्रेन में युद्ध शुरू होने पर मस्क ने यूक्रेन वासियों को मुफ्त में ये सेवा उपलब्ध कराने का ऐलान किया था। तब से इस सेवा का यूक्रेन के लिए खास महत्व रहा है। चलते हैं दोस्तों एक और खबर की तरफ, जहां यूपी के रक्षा और चिकित्सा क्षेत्रों में निवेश करेगा ब्रिटेन। मंत्री एलेक्स चौक केसी ने किया बड़ा ऐलान। जी हां, ब्रिटेन के रक्षा खरीद राज्य मंत्री एलेक्स चौक केसी ने लखनऊ में हुए यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में रविवार को कहा कि उनका देश उत्तर प्रदेश में रक्षा, एरोस्पेस और चिकित्सा क्षेत्रों में निवेश करेगा। रविवार को यहां 3 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के अंतिम दिन आयोजित यूनाइटेड किंगडम पार्टनर कंट्री या डिफेंस सत्र में एलेक्स चौक ने कहा कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हो रहे GIS 23 में शामिल होना मेरे लिए गौरव की बात है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भरोसा देते हुए कहा कि ब्रिटेन उत्तर प्रदेश में रक्षा एवं एरोस्पेस के साथ चिकित्सा के क्षेत्र में बड़ा निवेश करेगा। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री योगी जी को आश्वस्त करता हूं। जी हां दोस्तों, एक और खबर की बात करते हैं, जहां स्वामी प्रसाद मौर्य पर फेंकी गई स्याही, लगे हर हर महादेव और जय श्री राम के नारे। बता दे, समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने लखनऊ का नाम लखनपुर करने की भाजपा सांसद की मांग पर कड़ी प्रतिक्रिया की है। मौर्य ने लिखा है, यानी कहा है कि लखनऊ का नाम लक्ष्मण के नाम पर नहीं बल्कि लखनऊ के राजा लखन पासी की पत्नी लखनावती के नाम पर पड़ा है। यहाँ आकर कोई दूसरा कब्जा नहीं कर सकता है। उन्होंने सलाह दी है कि अगर लखनऊ का नाम बदलना ही है तो लखनऊ का नाम बदलकर लखनऊ पासी कर दो। बता दें कि ये स्वामी प्रसाद मौर्य ने तब कहा जब वे शनिवार को वाराणसी पहुंचे थे। उस दौरान पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। तो वहीं यहाँ मिर्जापुर जाते वक्त उन पर कुछ लड़कों द्वारा स्याही फेंकी गई और काले कपड़े भी दिखाए गए। रविवार सुबह वाराणसी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य आए, फिर वे अपने काफिले के साथ मिर्जापुर के लिए निकल गए। इसके बाद उनके स्वागत के लिए टेंगड़ा मोड़ पर कुछ लड़के फूल माला लेकर खड़े थे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने इन्हें समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता समझकर वाहन को रोका। इस दौरान माला पहनाने के बहाने लड़कों ने उन पर स्याही फेंक दी। हालांकि ये स्याही स्वामी प्रसाद मौर्य पर पड़ने के बजाय उनकी गाड़ी पर पड़ी। इसके बाद लड़कों द्वारा काले कपड़े भी स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले पर फेंका गया। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पुलिस सीज कर रही है बाइक, कटेगा 25,000 तक का चालान। जी हाँ दोस्तों, क्या आपने भी तो नहीं कर दी है 3 गलतियां? बता दें, आजकल गाड़ी नई हो या पुरानी मॉडिफिकेशन करना फैशन बन गया है। लोग नई कार या बाइक खरीदकर उस पर हजारों रुपए खर्च करके नया लुक और डिजाइन देने की कोशिश करते हैं। हालांकि अब यह गलती आपको काफी महंगी पड़ेगी। अब ट्रैफिक पुलिस ऐसी बाइक पर 25,000 तक का चालान काट रही है जिनके साथ छेड़छाड़ी की गई है। चालान ना भर पाने की स्थिति में पुलिस बाइक को भी सीज कर सकती है। अगर आपने भी अपनी बाइक में किसी तरह का मॉडिफिकेशन कराया है तो आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। जी हाँ, क्योंकि ऐसे कई नियम है ट्रैफिक में जो आपको दिक्कत में डाल सकते हैं। जी हाँ, और चालान की राशि को बढ़ाकर 25,000 रुपए जिस प्रकार से नियम में किया गया है, यह आपको काफी महंगा पड़ सकता है दोस्तों। ऐसे में क्या आपके नजर में भी ऐसे लोग हैं जिनके पास मोटरसाइकिल है दोस्तों और उसमें मॉडिफिकेशन किया गया है? अगर ऐसा है या कार है तो भी दोस्तों कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। और दोस्तों उनको जानकारी जरूर दे दीजिएगा इस खबर की, उनको वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा हमारा। साथ ही साथ दोस्तों ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।